Assalamu alaikum dear students. The subject we will be discussing in this online class is Principles of Accounting. Today in our first lecture we will focus on the basics of accounting. Here I have mentioned few accounting books which you can use as reference, but personally I recommend the last one, that is Accounting for Business Decisions by Meeks and Meeks, as it is much simpler and easily available in the market. Today's lecture have four basic learning objectives. First is understanding the nature of a business and why and what are different types of businesses. Secondly, we'll talk about role of accounting in a business, why accounting is needed for effective management of a business. Then we'll try to understand accounting through its different definitions, and in the end we will discuss few basic accounting terminologies that will be used throughout our lectures. Let's start our lecture with a quick understanding of what is a business. एक business क्या है? In our normal daily routine हमने बहुत दफ़ा ये term business सुना होगा. Business को सुन के हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है that it is an activity to earn money. Yes, business is basically an organized effort of and activities of individuals to produce and sell goods and services with the common objective of earning returns. Here, earning returns means earning money. कोई भी ऐसे इंडिविजुअल्स हों जो कि अपनी एफर्ट्स को कंबाइन करें, ऑर्गेनाइज करें, ताकि वो कोई चीज़ सेल कर सकें, कोई सर्विस दे सकें, और उनके इस एक्टिविटी के पीछे एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो टू अर्न मनी, टू अर्न रिटर्न्स. ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स को हम कहते हैं ये एक बिजनेस है. बिजनेसेस का मकसद तीन तरह का हो सकता है. एक बिजनेस सर्विस बिजनेस हो सकता है, एक बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है, या वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है. सर्विस बिजनेसेस आर दैट टाइप ऑफ बिजनेस जिसका बेसिक एम या बेसिक वर्किंग होती है थ्रू प्रोवाइडिंग अ सर्विस. वो कोई सर्विस दे के रिटर्न्स अर्न करना चाहते हैं, वो कोई सर्विस प्रोवाइड करके पैसे कमाना चाह रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं एक टीचर हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ. मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, कुछ पढ़ा रही हूँ, टीच कर रही हूँ. अगर मैं इस सर्विस के अगेंस्ट आपसे फ़ी चार्ज करती हूँ तो फिर ये मेरी एक्टिविटी क्या कहलाएगी? एक बिजनेस कहलाएगी. सिमिलरली एक डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनको चेक करता है, उनको मेडिसिन रिकमेंड करता है, और इस सर्विस के लिए वो कुछ फ़ी चार्ज करता है. तो ये डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. ये भी एक टाइप का बिजनेस है. Another type of businesses is a trading business. Trading business, trade term से निकला है, which simply means to buy or to sell. ये उस किस्म के बिजनेसेस की बात हम कर रहे हैं जो कि जिनका मकसद रिटेल होता है. रिटेलर्स और रिटेल बिजनेस क्या होते हैं? सिंपल, ये जो आप किसी शॉप पे जाके कोई चीज़ परचेज करते हो, इसको हम ट्रेडिंग कहते हैं. ट्रेड मीन्स किसी से कुछ खरीदना, फिर आगे किसी को कुछ सेल कर देना. जो चीज़ हमने ख़रीदी है उसको आगे हम सेल कर देते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं कॉमन सुपरमार्केट की, सुपर स्टोर की, या एक आम शॉप की. आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे आपको डिफरेंट आइटम्स नज़र आते हैं. वहाँ पे डिफरेंट जूसेस के ब्रांड्स होंगे, वहाँ पे डिफरेंट शैम्पू के ब्रांड्स अवेलेबल होंगे, वहाँ डिफरेंट टूथपेस्ट के ब्रांड्स अवेलेबल होंगे. अब वो जो दुकान होती है, दुकान वाला होता है, उसने वो चीज़ें खुद नहीं प्रोड्यूस की होती, उसने फैक्ट्री वगैरह से, कहीं से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से वो सामान या तो ख़रीदा होता है या लिया होता है, और फिर वो कस्टमर्स के लिए अपनी शॉप पे रखता है और सिर्फ क्या करता है? उन चीज़ों को एज इट इज़ सेल करता है. इस किस्म के बिज़नेस को हम कहते हैं ये ट्रेडिंग बिजनेसेस हैं. ट्रेडिंग बिजनेसेस के लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल होता है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस. तो हम मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस के हैं या ट्रेडिंग बिजनेसेस के हैं, हमारा एक ही मतलब है. लास्टली वी हैव मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस. मैन्युफैक्चरिंग टर्म से आपको पता चलता होगा, मैन्युफैक्चर करना मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग. तो ये ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि प्रोडक्ट्स को पहले बनाते हैं और फिर उसके बाद सेल करते हैं टू कस्टमर्स. टेक एग्जांपल ऑफ नेस्ले कंपनी. नेस्ले कंपनी प्रोडक्ट्स बनाता है, उसके बाद कस्टमर्स को सेल करता है. बिजनेसेस को थोड़ा और समझने के लिए ज़रूरी है कि हम बात करें इसकी डिफरेंट टाइप्स पे. ब्रॉडली स्पीकिंग बिजनेसेस तीन टाइप्स के होते हैं. सोल प्रोप्रिएटरशिप बिजनेसेस होते हैं, पार्टनरशिप बिजनेसेस होते हैं, और कंपनीज होती हैं.
सोल प्रोप्रिएटरशिप बिजनेसेस क्या होते हैं? सोल मीन्स वन। तो सोल प्रोप्रिएटर बिजनेस ऐसा बिजनेस होगा, यह हम टर्म ऐसे बिजनेस के लिए यूज करते हैं विच इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन। एक बंदा होता है, वो बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और फिर उस बिजनेस को खुद ही मैनेज करता है। जब वो सिंगल ओनर है, ही इज द सोल ओनर ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो किसके पास जाता है? उस एक ओनर के पास होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देयर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी टू द ओनर, यानी कि जो ओनर है इस बिजनेस का, उसके ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी आएगी। अगर बिजनेस का कोई लॉस हो जाएगा तो वो लॉस का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो ओनर खुद होगा। इस किस्म के बिजनेसेस का एक एडवांटेज ये होता है कि इसमें सिंपलिसिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग और लो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है। जाहिर बात है, जब एक ओनर है, उसने किसी के साथ डिसीजन मेकिंग करते टाइम किसी के साथ डिस्कशंस नहीं करनी, किसी को किसी चीज़ के लिए अग्री नहीं करना, कोई रूल्स इम्प्लीमेंट करने हैं, उसके अपने हाथ में है कि वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके। तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे थोड़ी सी सिंपल होती है एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, बट इट ऑल्सो हैज़ अ लो ऑपरेशनल कॉस्ट, क्योंकि नॉर्मली सोल ट्रेडिंग बिजनेसेस या सोल प्रोप्रिएटर बिजनेसेस जो होते हैं, दे आर स्मॉलर इन स्केल, तो इनको ऑपरेट करने के लिए इतना ज़्यादा पैसा नहीं ज़रूरी होता। फिर हमारे पास आते हैं पार्टनरशिप बिजनेसेस। पार्टनरशिप बिजनेसेस, एज द नेम शोज कि इट इज़ अ जॉइंट एफर्ट ऑफ टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स, जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मिला के एक बिजनेस को शुरू करते हैं, एंड देन दे ट्राई टू मैनेज द बिजनेस विद म्यूचुअल कंसेंट। बिजनेस के जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो उस बिजनेस के पार्टनर्स की मर्जी से लिए जाते हैं। अब वो चाहे पार्टनर एक हो या दो हो, जितने भी पार्टनर्स होंगे वो मिल के बिजनेस के बारे में डिसीजंस लेंगे, बिजनेस को चलाएंगे। इस केस में भी ओनर के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो शेयर होता है बिटवीन द पार्टनर्स। बिजनेस जब लॉस करेगा तो उस लॉस को पूरा करना, जितने भी पार्टनर्स हैं, वो 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं, उन ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस लॉस को कवर करना। पार्टनरशिप बिजनेसेस बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि कोई एक एग्रीमेंट बनाया जाए, लिखा जाए, जिसमें उस पार्टनरशिप के तमाम क्लॉजेस, उस पार्टनरशिप की तमाम रिक्वायरमेंट्स को रिटन फॉर्म में लिखा जाता है। इस पार्टनरशिप को हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट टाइप ऑफ बिजनेस इज कंपनीज। कंपनीज इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप as it has number of owners who are different from the management of the business। यहाँ पे जो कंपनी की ओनरशिप होती है उसको डिवाइड किया जाता है इन स्मॉलर शेयर्स, और हर शेयर को शेयर जो होता है वो होती है ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। जो लोग ये शेयर्स परचेज करते हैं वो बेसिकली इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। कंपनी is different from other type of businesses as it has legal entity। इस कंपनी की अपनी लीगल पहचान होती है which is different from its owners। आपने किसी भी कंपनी का नाम सुना होगा, लेट्स सपोज नेस्ले कंपनी। अब इस नेस्ले कंपनी की इसके ओनर से डिफरेंट एक अलग लीगल आइडेंटिटी है, इट हैज़ लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनीज के केस में ओनरशिप और मैनेजमेंट डिफरेंट होते हैं। ओनर्स आर दोज इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया होता है थ्रू परचेजिंग शेयर्स, और मैनेजमेंट वो लोग होते हैं जिनको हायर किया जाता है इस कंपनी को मैनेज करने के लिए, इस कंपनी को चलाने के लिए। कंपनीज में लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अ कंपनी। बाज़ कंपनीज होती हैं, इनके साथ आपने सुना होगा कि लिखा होता है LTD, लिमिटेड कंपनी। इस किस्म की कंपनी में ओनर्स पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन अगर ये LTD का टर्म नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है, इसके ओनर्स पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ रही होती है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी किस्म का बिजनेस हो तो उसको अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है, वाई अकाउंटिंग इज़ नीडेड। तो याद रखें कि नो मैटर किस भी किस्म का बिजनेस हो, इट कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन। वो आइसोलेशन में अकेला काम नहीं करता। इट हैज़ सर्टन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज और इंडिविजुअल्स और अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो इस बिजनेस की वर्किंग को फैसिलिटेट करती हैं। इनको हम कॉमनली कहते हैं दीज आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ अ बिजनेस। स्टेक होल्डर्स, स्टेक हेयर मीन्स इंटरेस्ट। तो किसी भी ऐसी
किसी भी ऐसे इंडिविजुअल या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, जिसका उस बिजनेस के साथ कोई डीलिंग होती है, हम कहते हैं ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो भी इंडिविजुअल्स हैं, दे आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ अ बिजनेस. स्टेक मीन्स इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका कोई ना कोई ओनर होगा. ओनर्स कौन होते हैं? जिन्होंने उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उस बिजनेस को चलाने के लिए, उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया होता है. इन ओनर्स का मेजर इंटरेस्ट बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस से क्या होता है? उनका मेजर इंटरेस्ट ये होता है कि जो पैसा इस ओनर ने बिजनेस में लगाया है उसके ऊपर उसको रिटर्न्स मिलते रहें. ठीक होती है बात. तो ओनर्स आर द, हम कहेंगे ओनर्स आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंडली, बास्ट टाइम उस बिजनेस को चलाने के लिए हमारे पास एक मैनेजमेंट टीम होती है, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि उस बिजनेस की वर्किंग को इनेबल कर रहे होते हैं, उस कंपनी को चला रहे होते हैं. इनका इंटरेस्ट बेसिकली बिजनेस में ये होता है कि जो भी स्ट्रैटेजीज, जो भी प्लान्स ये मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उससे उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ रिटर्न्स. वो बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, प्रॉफिट्स कमा रहा होगा, पैसे कमा रहा होगा, तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ की जितनी भी प्लान स्ट्रैटेजीज थे, हम कहेंगे वो सक्सेसफुल हो रहे हैं. और ये इन स्ट्रैटेजीज और प्लान्स का सक्सेसफुल होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इनकी बेसिस पे इस मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ की जॉब सिक्योरिटी बेस करती है. फॉर एग्जांपल, आप एक बिज़नेस ओन करते हैं, आपने कुछ लोगों को हायर किया अपने बिज़नेस को चलाने के लिए. लेट्स सपोज आपने अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करने के लिए एक बंदे को हायर किया है कि आप इस बिज़नेस की मार्केटिंग करें. तो वो जो इंडिविजुअल, वो जो एम्प्लॉय जो भी मार्केटिंग प्लान बनाएगा, वो शायद कोई ऐड चलाता है, वो अखबार में कोई ऐड दे देता है, आप किस बेसिस पे देखोगे कि जी ये जो स्ट्रैटेजी थी, ये जो प्लान था, ये सक्सेसफुल हुआ है कि फेल हुआ है? आप देखोगे कि जी उस ऐड का आपके बिजनेस की सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है. अगर तो उस ऐड की वजह से आपकी सेल्स ज़्यादा हो गई हैं, तो आप कहेंगे कि जी इस मार्केटिंग के बंदे ने जो भी प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल हुआ. इस सक्सेस की बेसिस पे आप उस मार्केटिंग वाले को कोई इंसेंटिव देंगे, उसको कोई बोनस दे देंगे, उसको रेस दे देंगे, उसकी सैलरी ज़्यादा कर देंगे. उसका शायद पहले कोई उसकी जो अपॉइंटमेंट आपने की थी वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे की थी, अब आप शायद उसको परमानेंट कर देंगे. तो सक्सेस ऑफ स्ट्रैटेजी ने क्या इंश्योर किया? उस एम्प्लॉय की जॉब को सिक्योर बना दिया है. तो हर ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होती है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है इस बिजनेस में कि उनकी जॉब की सिक्योरिटी हो थ्रू सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. फिर हमारे पास स्टेक होल्डर्स में आ जाते हैं जी सप्लायर्स. सप्लायर्स कौन होते हैं? ये वो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी या एक्सटर्नल इंडिविजुअल्स होंगे जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सप्लाईज डिलीवर करते हैं ताकि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली काम कर सके. फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है, तो उस स्कूल को ऑपरेट होने के लिए कुछ सप्लाईज की ज़रूरत है. उसके पास फर्नीचर होना चाहिए. वो फर्नीचर किसी फर्नीचर सप्लायर से उठाएगा. उस स्कूल को काम करने के लिए ब्लैक बोर्ड्स या वाइट बोर्ड्स चाहिए, तो वो स्कूल किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर को ढूंढेगा जो कि वाइट बोर्ड्स और ब्लैक बोर्ड्स को बना के इस बिज़नेस को दे सके. उसको स्टेशनरी चाहिए, तो वो किसी स्टेशनरी वाले को ढूंढेगा जो कि जो भी बुक्स चाहिए, कॉपीज चाहिए, मार्कर्स चाहिए, पेन्स, पेंसिल एक्सेट्रा जो भी चाहिए, वो सप्लायर इस बिज़नेस को वो तमाम सामान सप्लाई कर सके. इवन कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, उसको भी सप्लाईज की ज़रूरत पड़ती है. उसको कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे जिनको यूज़ करके वो अपने फाइनल प्रोडक्ट्स को कंप्लीट करता है. इन शॉर्ट, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्मूथ वर्किंग के लिए सप्लायर्स चाहिए. अब इन सप्लायर्स का इंटरेस्ट इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? क्योंकि ये जो सप्लायर्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दे मोस्टली गो फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. तो ये सप्लायर इस चीज़ को इंश्योर करेगा बिफोर गोइंग इनटू एनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कि क्या ये जो बिज़नेस है जो मेरे साथ डीलिंग करना चाह रहा है, ये फाइनेंशियली स्टेबल भी है कि नहीं है. अगर मैं इसको सामान प्रोवाइड करता हूँ तो क्या ये उसकी पेमेंट टाइम पे कर सकता है कि नहीं कर सकता. क्या इस बिज़नेस के पास इतना पैसा होता है कि ये मुझसे सामान इतना ख़रीद सके कि नहीं ख़रीद सके. सप्लायर ऐसे किसी भी डिसीजन को लेने से पहले इस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ मालूमात, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहेगा. फोर्थली,
स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको हम कंपेटिटर्स कहते हैं। कंपेटिटर्स कौन होते हैं? एक बिजनेस है वो जिस मार्केट में भी अपनी प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को दे रहा होगा, उस मार्केट में उस बिजनेस की तरह और बहुत सारे बिजनेसेस होंगे जिनको हम कंपेटिटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जूस फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री में नेस्ले कंपनी भी फूड आइटम्स प्रोवाइड करती है, KNN भी फूड आइटम्स प्रोवाइड करती है। दे आर कंपेटिटर्स ऑफ ईच अदर इन अ वे। कंपेटिटर्स भी बाद में हमारा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। क्यों इंटरेस्ट रखते हैं? मोस्टली ड्यू टू फाइनेंशियल कंपैरिजन। एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है, वो चाहेगा कि वो ये देख सके कि मेरे काम करते हुए इस मार्केट में और जितने भी कंपेटिटर्स हैं वो किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस तरह का काम कर रहे हैं, किसकी सेल्स ज़्यादा हो रही हैं, किसकी सेल्स कम हो रही हैं, कौन प्रॉफिट्स में जा रहा है, कौन लॉसेस में जा रहा है। इस सारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हर कंपेटिटर का मकसद होता है कि वो अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज को बना सके। तो इन शॉर्ट कंपेटिटर्स भी कहीं ना कहीं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हैं कि वो कैसा काम कर रहा है, उसका उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फिर आ जाते हैं कस्टमर्स। नॉट ऑल कस्टमर्स बट दोज कस्टमर्स which somehow gets into a long-term agreement with the business organizations have interest in a business. For example, एक business है, एक कम फैक्ट्री है जो कि प्रोडक्ट सेल करती है। बाद में वो फैक्ट्री डायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स नहीं देती है, वो किसी होलसेलर या किसी डीलर को ढूंढती है जो कि उसका सामान आगे पहुंचाते हैं। अब ये जो होलसेलर्स या डीलर्स होते हैं, ये कंपनी से, बिजनेस से बल्क में सामान उठाते हैं। जब बल्क में सामान उठाते हैं तो दे हैव टू नो कि वो जो सामान उठा रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं इतनी ज़्यादा, क्या आगे वो कस्टमर ख़रीद भी सकेगा कि नहीं, ख़रीदना भी चाहेगा कि नहीं ख़रीदना चाहेगा। तो ये कस्टमर भी बास्ट टाइम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं और इस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो इस बिजनेस से कुछ इन्फॉर्मेशन डिमांड करते हैं। लास्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। एक गवर्नमेंट, यू ऑल नो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी मुल्क में काम कर रही होती है, उसके ऊपर उस मुल्क की गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। वो इंटरेस्ट क्या होता है? गवर्नमेंट्स का मेन कंसर्न होता है कि इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से इकोनॉमी को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही होगी तो उस जगह की इकोनॉमी थोड़ा सा फ्लरिश करेगी, बेहतर होगी। सेकेंड इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट्स क्या होते हैं जी? उन्होंने इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से टैक्स रिटर्न्स लेने होते हैं, टैक्सेस चार्ज करने होते हैं। गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू होता है टैक्स, और वो गवर्नमेंट ये टैक्स चार्ज करती है ऑन द प्रॉपर्टी एज वेल एज ऑन सेल्स ऑफ अ बिजनेस। तो उस गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट होगा कि जी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो कितना क्या कुछ ओन करते हैं, उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, वो कितना सेल्स करते हैं, ताकि वो उसके हिसाब से टैक्सेस चार्ज कर सकें। सेकेंडली, गवर्नमेंट का बास्ट टाइम कंसर्न होता है, रेगुलेटरी कंसर्न भी होते हैं। उन्होंने जो भी पॉलिसीज़ बनाई होती हैं, जो रेगुलेशंस की होती हैं, क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब नो मैटर इनमें से कोई से भी हम स्टेक होल्डर्स की बात कर दें, ये स्टेक होल्डर्स कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ इंफॉर्मेशन डिमांड करेंगे टू मेक इफेक्टिव एंड नोन डिसीजंस। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। तो याद रखें कि अकाउंटिंग डील करती है विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग, फाइनेंस, पैसे की हम बातचीत कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग इज़ बेसिकली दैट प्रोसेस जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है कि उसके तमाम स्टेक होल्डर्स को टाइमली बेसिस पे प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाए। एंड ड्यू टू दिस वेरी रीजन अकाउंटिंग इज नोन एज लैंग्वेज ऑफ अ। हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में होता है कभी ना कभी कि वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे ताकि वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इफेक्टिव डिसीजंस ले सकें। अकाउंटिंग हम उस मीन्स को कहते हैं, उस तरीकों को कहते हैं, उस मेथड, उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ इंश्योर करती है कि उसके स्टेक होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। So simply stating, accounting is a systematic way of dealing with financial information of a business.
एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी तमाम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ किस तरह से डील करती है, उसको किस तरह मैनेज करती है, ये सारा अकाउंटिंग प्रोसेस में आता है। अब यहाँ पे हमारे लिए एक चीज़ समझना ज़रूरी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो याद रखें, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो जाए, जो फाइनेंशियल नेचर की हो, वो हमारे लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस का मकसद ये होता है कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना, उसको अपने पास कहीं सेव कर लेना, ताकि जब भी उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े तो किसी तरीके से ये इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर तक पहुंचा दी जाए। अकाउंटिंग को और अगर हम डिफाइन करना चाहें डिटेल में, तो इट इज़ अ सिस्टम दैट मेजर्स बिजनेस एक्टिविटीज़, processes that information into reports and communicate these findings to decision maker। तो जी, अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो बिजनेस एक्टिविटी को मेजर करता है। बिजनेस का कोई भी काम हो, बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी हो, बिजनेस में कोई भी एक्शन लिया हो, उसको मेजर करता है। अगर वो फाइनेंशियल नेचर का होता है, वो पैसों से डील करता है, तो फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके रिपोर्ट जनरेट की जाती हैं, ताकि वो रिपोर्ट्स कम्युनिकेट किए जाएं विद डिफरेंट डिसीजन मेकर्स। हेयर डिसीजन मेकर्स मीन्स द स्टेक होल्डर्स। Accounting is defined as a systematic process of recording, classifying, summarizing and interpreting financial data for effective decision making। अकाउंटिंग को समझने के लिए एक और डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसके थ्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, क्लासिफाई की जाती है, समराइज की जाती है और फिर उनको रिपोर्ट्स की फॉर्म में इंटरप्रेट कर दिया जाता है ताकि डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव हो। यहाँ पे जो अकाउंटिंग प्रोसेस को डिफाइन किया गया है, इसको हम आगे चल के थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, मगर फिलहाल के लिए अभी इस स्टेप के लिए ज़रूरी है आप ये समझ लें कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, डिसीजन मेकर्स के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किसी ऐसे फॉर्मेट में कम्युनिकेट करती है ताकि डिसीजन मेकिंग आसानी से हो सके। अब अगर हम इस पूरी अपनी डिस्कशन को समराइज करना चाहें तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस क्रिएट होता है जिसके फर्स्ट स्टेप पे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजर्स। वी शुड नो अबाउट डिफरेंट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये यूजर्स कौन है? ये यूजर्स हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जिनको अभी हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें ओनर्स आ जाते हैं, इसमें मैनेजमेंट आ जाती है, इसमें कंपेटिटर्स आ जाते हैं, इसमें सप्लायर्स आ सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट आ सकती है। जो भी डिमांड करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो इस अकाउंटिंग प्रोसेस का यूज़र हो जाता है। बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज डिसीजन मेकर्स, दीज यूजर्स और द स्टेक होल्डर्स, हम आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कि उस डिसीजन मेकर को, उस यूज़र को किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या उसको बिजनेस की सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसको उसके बिजनेस के प्रॉफिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए? जिस तरह की इंफॉर्मेशन यूजर्स डिमांड करते हैं उस किस्म की एक्टिविटीज़ को देख के, उस किस्म के फाइनेंशियल डेटा को देख के अकाउंटिंग सिस्टम क्या करता है? रिपोर्ट जनरेट करता है जिसकी बेसिस पे यूजर्स जो है वो इफेक्टिव डिसीजंस लेते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पे, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस हम कहते हैं कि जी एक प्रोसेस है, इसमें कुछ ऐसे कन्वेंशनल टर्म्स होंगी जो कि यूज़ होती हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहली टर्म हमारे पास है जी बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम बार बार एक टर्म सुनेंगे जब हम आगे अपनी डिस्कशन को बढ़ाएंगे। जी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ट्रांजैक्शन सिंपली मीन्स an event involving an exchange of benefits between two or more parties, for example buying, selling, paying rent, etc. Business transaction simply means a business activity, बिजनेस का कोई काम, बिजनेस का कोई एक्शन, बिजनेस की कोई एक्टिविटी जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और वो इस ट्रांजैक्शन, इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही होती हैं फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंजिंग सम बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल बाइंग इज एन एक्टिविटी। एक पार्टी कोई चीज़ सेल करती है, दूसरे को वो प्रोडक्ट मिल जाता है और इन रिटर्न जो कस्टमर होता है वो क्या करता है? पैसे पे कर देता है, उस आइटम की प्राइस पे कर देता है। तो दोनों पार्टीज को कुछ बेनिफिट मिल जाता है। एक के पास पैसे आ जाते हैं जो सेलर होता है और परचेजर के पास वो आइटम, वो प्रोडक्ट आ जाता है।
सिमिलरली बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकती हैं जी पेइंग ऑफ रेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस है, उसने रेंट पे कोई जगह ली हुई है जहाँ पे वो अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, उस जगह का रेंटल पे करना है, तो ये जो पेइंग ऑफ रेंट है दिस इज ऑल्सो अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फ्यू एग्जाम्पल्स आर मेंशन्ड हियर जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगी। फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस परचेजेस सम मशीनरी। तो अब ये जो स्टेटमेंट है परचेजिंग मशीनरी फॉर बिजनेस, दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें एक एक्टिविटी शो की गई है कि बिजनेस ने कुछ काम किया है, बिजनेस के लिए मशीनरी परचेज की गई है। तो बिजनेस को मशीनरी मिल गई और जो सेलर था उसको इस मशीनरी की प्राइस मिल जाएगी। दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कंसिडर सेकेंड एग्जाम्पल पेइंग सैलरीज टू एम्प्लॉयज। एक बिजनेस काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उसके कुछ सर्टन एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉय मीन्स वर्कर्स। तो जो भी उसके एम्प्लॉयज हैं, अगर बिजनेस एम्प्लॉयज को सैलरीज पे कर रहा है, दिस इज ऑल्सो अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ने एम्प्लॉयज को सैलरी पे की, दोनों को क्या फायदा हुआ, बिजनेस को एम्प्लॉय की सर्विसेज मिल गई और उन एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी मिल गई, उनको पैसे मिल गए। दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। देन हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल दी हुई है सेलिंग एन आइटम टू कस्टमर। कस्टमर को कोई आइटम सेल किया गया है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का जिक्र किया गया है। कस्टमर ने बिजनेस को पैसे पे किए और उस कस्टमर को वो आइटम मिल गया। दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सिंपली स्टेटिंग, बिजनेस का कोई भी काम हो, बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी की गई हो, बिजनेस ने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया हो, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस दो तरह की हो सकती हैं, एक को हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शंस और दूसरी होती हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शन एज द नेम आइडेंटिफाइज, इसमें कुछ कैश मनी की बात हो रही होगी, वो इन्वॉल्व होगा। तो बास टाइम ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनमें डायरेक्टली कैश इन्वॉल्व होता है एट द टाइम ऑफ द एक्टिविटी। ऊपर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है परचेजिंग मशीनरी फॉर बिजनेस। अब ये परचेजिंग कैश पे अगर की गई है, जिस टाइम पे मशीनरी परचेज की गई उसी टाइम पे इस मशीनरी की प्राइस पे कर दी गई है, तो ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन होती हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व ना हो। दोबारा से उसकी एग्जांपल पे हम आते हैं, परचेजिंग मशीनरी फॉर बिजनेस। अगर परचेजिंग के टाइम पे बिजनेस ने सप्लायर से मशीनरी ले ली और सप्लायर को कहा कि जी हम इस मशीनरी की पेमेंट 1 महीने के बाद करेंगे, अब एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सचेंज ऑफ कैश नहीं हुआ, कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो अब ये ट्रांजैक्शन कहलाएगी क्या, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दोबारा बता रही हूँ, कैश ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनमें एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, एट द टाइम ऑफ एक्टिविटी कैश इन्वॉल्व हो जाए। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें उस एक्टिविटी के टाइम पे फॉरेन कैश का ट्रांसफ़र ना हो रहा हो। नॉर्मली क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश बाद में इन्वॉल्व होता है, उस ट्रांजैक्शन के बाद, कुछ अरसे के बाद। क्लियर होती है बात। फिर हमारे पास एक और अकाउंटिंग टर्म इस्तेमाल होता है, अकाउंट। हम बार बार टर्म इस्तेमाल करेंगे अकाउंट का। Account refers to any reserve term that is used to store or record information related to a business transaction. अकाउंट को समझने के लिए मैं एग्जांपल एक सिंपल सी देती हूँ। हम नॉर्मली सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और उस सोशल मीडिया पे फॉर एग्जांपल फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, उसमें हमने अपने अकाउंट्स क्रिएट किए होते हैं। वो अकाउंट क्या होता है, वो हर यूज़र ऑफ दैट सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक होती है बात। तो इन द सेम वे अकाउंटिंग में भी डिफरेंट टाइप की जी अनदर अकाउंटिंग टर्म जो यहाँ पे मेंशन है वो है अकाउंट। अकाउंट सिंपली रेफर्स टू एनी रिजर्व टर्म दैट इज यूज्ड टू स्टोर और रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इस अकाउंट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि हम सब सोशल मीडिया एप्लीकेशंस डिफरेंट यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। अब जो भी यूज़र होता है सोशल मीडिया का, वो उसने अपना एक अकाउंट क्रिएट किया होता है। अब मैं अगर यूज़र हूँ तो मैंने अपने नाम से एक अकाउंट क्रिएट किया होगा।
जो कि मुझे डिफ्रेंशिएट करता है बाकी लोगों से। मेरी अपनी इंफॉर्मेशन, मेरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस अकाउंट में स्टोर हो रही होती है। तो सिमिलरली जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस में डिफरेंट टाइप्स के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, तो इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए कोई रिजर्व्ड स्पेसेस होनी चाहिए कि ये अब इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक तरह की तो नहीं हो सकती, बहुत सारी किस्म की हो सकती है। अभी हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डिस्कस किया तो उसमें हमने 3 डिफरेंट एग्जांपल्स देखी। एक था मशीनरी को परचेज करना, एक था सैलरीज को पे करना, एक था कुछ आइटम कस्टमर को सेल करना। अब ये 3 डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन है। इस 3 तरह की इंफॉर्मेशन को एक ही जगह तो हम स्टोर नहीं करेंगे ना। हमने क्या करना है, इस 3 डिफरेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अलग अलग रिजर्व्ड स्पेसेस रखनी है। एक जगह पे मशीनरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए, किसी जगह पे सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए, फिर हमारे पास कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे सेलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ कि हमने कुछ स्पेसेस रिजर्व करनी है, तो ये अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई जगह रिजर्व नहीं हो रही होगी, कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो कि हम इन इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन टर्म्स को कलेक्टिवली हम एक नाम दे देते हैं अकाउंट है। तो याद रखो, जब भी हम डिस्कशन में अकाउंट का टर्म इस्तेमाल करेंगे तो अकाउंट और कुछ भी नहीं है, वो रिजर्व टर्म है जो हमने किसी भी किस्म की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए रिजर्व किया हुआ है, यूज किया हुआ है। There are 5 basic accounts used in accounting: assets, liabilities, owner's equity, revenue and expenses. Generally speaking, अकाउंट्स 5 किस्म के होते हैं। ये जो हमने कहा ना, कुछ रिजर्व टर्म्स होंगे जिनमें हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो 5 तरह के रिजर्व्ड अकाउंट्स होते हैं, या 5 तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो कि किसी भी बिजनेस से रिलेटेड हम स्टोर करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में। इनमें एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, ओनर्स इक्विटी है, रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस हैं। इन 5 बेसिक अकाउंट्स को हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट एसेट्स। एसेट इज सिंपली समथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ओन्ड बाय अ बिजनेस। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बिजनेस को किसी किस्म का इकोनॉमिक बेनिफिट दे, जिसकी बिजनेस के लिए कोई वैल्यू हो और वो बिजनेस ओन भी करता हो, ऐसी हर चीज़ को हम कहते हैं ये बिजनेस का एसेट है। उर्दू ज़बान में हम एसेट के लिए एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं असासा। आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा फाइनेंशियल एसेट्स और असासे। जी, ये अक्सर पॉलिटिशियंस के साथ ये टर्म यूज़ होता है, असासे। असासे सिंपली मीन्स और एसेट सिंपली मीन्स जो भी कोई इंडिविजुअल या कोई भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो भी चीज़ें ओन करती है, ओन करने का मतलब है उसकी मलकियत होनी चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए, और वो चीज़ें उस बिजनेस को या इंडिविजुअल को कोई फ़ायदा देती हूँ, कोई बेनिफिट देती हूँ, कोई वैल्यू रखती हूँ, ऐसी हर चीज़ को हम कहते हैं ये एक एसेट है। आगे आप देखो तो आप लोगों को कुछ एसेट की एग्जांपल्स दी गई हैं। फॉर एग्जांपल कैश। कैश ओन्ड बाय एनी बिजनेस इज द एसेट ऑफ दैट बिजनेस। लेट्स सपोज हम एक बिजनेस ओन करते हैं और हमारे बिजनेस का बैंक में अकाउंट है और उस अकाउंट में करंटली 50,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं। तो ये 50,000 रुपीज़ कौन ओन करता है? ये हमारा बिजनेस ओन करता है, उसका पैसा है, और ये पैसा इस बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट दे सकता है। इस पैसे से मैं अपने बिजनेस के लिए कुछ सामान खरीद सकती हूँ, कुछ रेनोवेशन कर सकती हूँ, कोई मार्केटिंग वगैरह कर सकती हूँ। इन शॉर्ट, ये पैसा मेरे बिजनेस में यूज़ होगा। तो ये कैश, ये पैसा मेरे बिजनेस का एक एसेट है। फिर लैंड। लैंड मीन्स पीस ऑफ लॉट और पीस ऑफ लैंड। अगर हमारा बिजनेस है, वो बिजनेस कोई जगह, कोई ज़मीन का टुकड़ा ओन करता है, तो वो जो लैंड है वो इस बिजनेस को बेनिफिट देगा, क्योंकि उस लैंड पे मैं फैक्ट्री लगा सकती हूँ, अपना ऑफिस लगा सकती हूँ, अपने गोडाउन्स वगैरह बना सकती हूँ। ये लैंड मुझे किसी ना किसी तरह बिजनेस में फ़ायदा देगा। ये लैंड बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है। बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट। बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, कोई प्लाजा है जो कि हमारा बिजनेस ओन करता है, ये बिल्डिंग इस हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है। इक्विपमेंट, लास्ट टाइम बिजनेस में कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह, टूल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री है तो उसमें मशीनरी होगी, उसमें कंप्यूटर सिस्टम्स रखे होंगे, उसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। ये तमाम इक्विपमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद इन्वेंट्री। अब यहाँ पे
कुछ टर्म्स हैं जिनको हमने क्लियर करना है अभी इसी स्टेज पे। इन्वेंट्री वो गुड्स होते हैं, वो आइटम्स होते हैं जो बिजनेस ने सेलिंग पर्पस के लिए अपने पास रखे होते हैं। हमने जब बिजनेस टाइप्स की बात की थी तो हमने कहा था ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं जो कि कुछ सामान, कुछ आइटम, कुछ गुड्स खरीदते हैं और आगे सेल कर देते हैं। तो वो जो गुड्स, आइटम्स या सामान किसी बिजनेस ने ख़रीदा होता है सेलिंग पर्पस के लिए, उसको हम कहते हैं ये इन्वेंट्री है इस बिज़नेस की। अब ये जो इन्वेंट्री है ये कौन ओन करता है? ये ओन करेगा जो बिज़नेस जिसने ये इन्वेंट्री ख़रीदी है या बनाई है। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इस इन्वेंट्री को कस्टमर को सेल करके ये बिज़नेस पैसे कमा सकता है फ्यूचर में। तो इन्वेंट्री क्या है बिज़नेस के लिए? एक एसेट है। फिर यहाँ पे कुछ आगे दो टर्म्स लिखे हुए हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड प्री पेमेंट्स। इनको समझना ज़रूरी है। अकाउंट रिसीवेबल क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे कि कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं कैश की और कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन जिसमें कोई अवेलेबल लाइक कैश इन्वॉल्व हो जाए, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है जिसमें एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन कैश इन्वॉल्व ना हो। एग्जाम्पल से ही आपको हम बात समझाते हैं। लेट्स सपोज एक आपका कस्टमर है जिसको आपने कोई सामान सेल किया है और उस कस्टमर ने प्रॉमिस किया आपको कि वो 1 मंथ के बाद, आपने लेट्स सपोज 5,000 का सामान सेल किया, 5,000 के आइटम सेल किए और उस कस्टमर ने आपको कहा है कि मैं 1 मंथ के बाद ये 5,000 आपको पे कर दूंगा। अब ये जो अमाउंट है जो कि आपको कस्टमर की तरफ से रिसीव होने, अभी आपके पास कैश नहीं आया लेकिन फ्यूचर में आपको 1 मंथ के बाद ये कैश मिल जाएगा। ये जो अमाउंट है ये जो फ्यूचर में मिलेगी आपको, ये कौन ओन करता है? ये अमाउंट आपका बिजनेस ओन करता है। लेकिन ये एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी एंटिटी है जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। ठीक होती है बात? तो हम यहाँ पे इस अमाउंट को 5,000 का जो अमाउंट था जो कि कस्टमर ने हमें पे करना था, हमारे बिजनेस को पे करना था, ये 5,000 का अमाउंट बेसिकली एक काम करता है एक एसेट के तौर पे बिजनेस का। और इस एसेट को हम एक अकाउंट नेम देते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। एक रिजर्व टर्म है जो ऐसी हर एक्टिविटी, ऐसी हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे कस्टमर को हमने कोई चीज़ क्रेडिट पे सेल की हो। कस्टमर को क्रेडिट पे सेल करने का मतलब ये है कि कस्टमर को हमने चीज़, अपना प्रोडक्ट पहुंचा दिया लेकिन कस्टमर ने हमें अभी पेमेंट नहीं की है, कस्टमर हमको बाद में पेमेंट करेगा। तो जो हमने बाद में पैसे रिसीव करने हैं कस्टमर की तरफ से, उसको हम कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। इन अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए एक और नाम यूज़ किया जाता है डेटर्स। आप देखोगे आगे ब्रैकेट में लिखा है DEBTORS। इसको डेप्टर्स भी कह सकते हैं और बी को साइलेंट करके डेटर्स भी प्रोनाउंस होता है। अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स आर ऑल्सो एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। फिर हमारे पास एक और एसेट का जिक्र किया गया है, प्री पेमेंट। प्री पेमेंट्स आर बेसिकली एडवांस पेमेंट्स। एडवांस पेमेंट होती है या प्री पेमेंट होती है अगर बिजनेस ने कोई पेमेंट वक्त से पहले कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई जगह रेंट पे ली थी और मैं उस जगह का रेंट वक्त से पहले पे कर दूं। नॉर्मली रेंट पे किया जाता है, आप किसी फैसिलिटी को, किसी जगह को यूज़ करते हैं और फिर 1 महीना यूज़ करने के बाद आप उस 1 महीने का रेंट पे कर देते हैं। एडवांस पेमेंट या प्री पेमेंट क्या होगी कि हमने पहले जगह को इस्तेमाल करने से पहले, जगह को यूज़ करने से पहले हमने उसकी पेमेंट कर दी है। ऐसी एडवांस पेमेंट, लेट्स सपोज मैंने एडवांस रेंट पे किया 1,000 रुपीज़ का, जो मैंने 1,000 रुपीज़ पे किए हैं ये मुझे अगले पूरे मंथ के लिए बेनिफिट देंगे। ठीक है ना? तो मैं ये 1,000 रुपये की जगह मैं ओन करती हूँ फॉर अ मंथ, जिससे मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी एडवांस पेमेंट, प्री पेमेंट भी बिजनेस के लिए। एसेट्स किसी भी किस्म के हों, जितने हमने यहाँ पे कैश हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, इक्विपमेंट हो, इन तमाम एसेट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। इनमें से कुछ एसेट्स को हम डालते हैं करंट एसेट्स की कैटेगरी में, कुछ को डालते हैं फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में। अब ये करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? द मेजर डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स इज कि जो एसेट हमारे बिजनेस को 1 साल के अंदर अंदर फ़ायदा दे, जिसकी लाइफ 1 साल से कम हो, वो एसेट कहलाता है करंट एसेट। और ऐसा एसेट
और ऐसा एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो उसको हम कहते हैं ये फिक्स्ड एसेट है। फिर बता रही हूँ, एसेट्स 2 तरह के होते हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनकी लाइफ 1 साल से कम होती है, और इन अदर टर्म्स ये एसेट 1 साल के अंदर अंदर बिजनेस में इस्तेमाल हो जाते हैं, बिजनेस को फ़ायदा दे देते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, और इन अदर टर्म्स ये फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस को 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए बेनिफिट देते हैं, फ़ायदा देते हैं। कंसिडर द एसेट्स मेंशन्ड अबव। पहला देखिए, हमने कैश लिखा हुआ था एसेट। कैश एक ऐसा एसेट है जो कि डेली बेसिस पे इस्तेमाल होगा, रोज़ाना इस्तेमाल होगा। बिजनेस कहीं से कैश जनरेट करेगा, उसको यूज़ कर लेगा, फिर कैश जनरेट करेगा, फिर यूज़ कर लेगा। तो ये करंट एसेट है क्योंकि इसकी लाइफ शॉर्ट है। जो हमारे पास कैश मौजूद होगा वो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होंगे बिजनेस में। याद रखें, कैश करंट एसेट है। फिर आया लिखा था हमने, ये देखा था कि लैंड इज़ अ एसेट। लैंड, अब एक लैंड की लाइफ कितनी होती है? लैंड कभी ख़त्म होता है इस्तेमाल होने से? नहीं जी। लैंड जब तक हम बेचेंगे नहीं वो ख़त्म नहीं होगा, जब तक बिजनेस उसको सेल नहीं करे। अब यहाँ पे हमने ये नहीं कहना कि हमने 1 साल के बाद सेल कर दिया तो जी करंट एसेट हो गया, नहीं। उस एसेट की नेचर ऐसी है, लैंड की नेचर ऐसी है कि बिजनेस को ये लंबे अरसे तक बेनिफिट दे सकता है। तो ये लैंड क्या है? बिजनेस का फिक्स्ड एसेट है। फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी बिजनेस का एसेट है, बिजनेस ओन करता है, बिजनेस को फ़ायदा मिलता है, जी ये बिजनेस का एसेट है। लेकिन जब बिजनेस एक बिल्डिंग ओन करता होगा तो वो बिल्डिंग सालों उस बिजनेस को बेनिफिट दे सकेगी जब तक कोई डिज़ास्टर ना हो जाए। लेकिन डिज़ास्टर होगा तो शायद 1 महीने में बिल्डिंग गिर जाए, लेकिन उस बिल्डिंग की इन इटसेल्फ नेचर ऐसी है कि ये 10 साल 20 साल तक बिजनेस को फ़ायदा देती रहेगी। तो बिल्डिंग क्या है? एक फिक्स्ड एसेट है। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट बिजनेस के पास कोई टूल्स हो, कुछ इक्विपमेंट हो, कुछ सामान हो, नॉर्मली इस किस्म की इक्विपमेंट्स की लाइफ होती है मोर देन अ ईयर, 2 साल 3 साल 5 साल। तो इक्विपमेंट, ऐसा इक्विपमेंट जिसकी लाइफ मोर देन अ ईयर होगी वो फिक्स्ड एसेट में आएगा। और अगर बिजनेस कोई ऐसा इक्विपमेंट ओन करता है जिसकी लाइफ लेस देन अ ईयर है तो वो करंट एसेट में आएगा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वो सामान है जो बिजनेस ने बनाया हो या ख़रीदा हो सेल करने के लिए। तो क्या कोई ऐसा बिजनेस होगा जो कि इन्वेंट्री ख़रीद के 4 सालों के लिए अपने पास स्टोर करके रख ले फिर 4 साल के बाद बेचे? नहीं। हर बिजनेस का मकसद ये होगा, कंसर्न ये होगा कि वो जल्द से जल्द अपनी इन्वेंट्री को सेल आउट कर दे ताकि वो इन्वेंट्री रखे रखे ख़राब ना हो जाए, वो इन्वेंट्री ओल्ड फैशन ना हो जाए, मार्केट्स में उसकी ज़रूरत ख़त्म ना हो जाए। तो इन्वेंट्री को रेडली बिजनेस कोशिश करेगा कि मार्केट में कस्टमर को सेल करता रहे। तो इसलिए इन्वेंट्री को हम डालते हैं करंट एसेट्स में। फिर है अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या था? दोबारा बता रही हूँ कि हमने जो अपने कस्टमर को क्रेडिट पे सामान बेचा था, क्रेडिट दिया था, हमने कस्टमर को फैसिलिटी दी थी कि कस्टमर हमसे चीज़ सामान ख़रीद ले, पेमेंट बाद में करे, इसको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं या डेटर्स कहते हैं। ये अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स नॉर्मली होंगे फॉर अ पीरियड लेस देन अ ईयर, क्योंकि कोई भी बिजनेस अपने पैसे को 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए ब्लॉक नहीं करेगा। किसी भी कस्टमर को इतना ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं देगा कि वो कस्टमर पेमेंट करना ही भूल जाए। इसलिए अकाउंट रिसीवेबल्स नॉर्मली होते हैं फॉर अ पीरियड लेस देन अ ईयर। 6 months, 3 months और a month are the most commonly used periods for account receivable. तो इस डेफिनेशन से अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे पास करंट एसेट्स में आते हैं। प्री पेमेंट्स और एडवांस पेमेंट्स भी इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली करंट एसेट्स में आती हैं, क्योंकि नॉर्मली बिजनेस जो एडवांस पेमेंट करता है वो 3 to 6 months की हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। तो प्री पेमेंट्स भी क्या हैं? करंट एसेट्स हैं। बस याद रख लें कि जो एसेट्स बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए उन्हें फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, और ऐसे एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं करंट एसेट्स। फिर हमारे पास एक और
टर्म है, अकाउंटिंग में इस्तेमाल होता है। एक और अकाउंट है, एक और टाइप की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे देती हूँ। लेट्स सपोज कि आपने अपने फ्रेंड से $5 बोरो किए फॉर लंच। आपने अपने फ्रेंड से बोरो लिए, कर्ज लिया $5 का। आप कर्जदार हो अपने फ्रेंड के, आपने अपने फ्रेंड को ये $5 कुछ अरसे के बाद वापस करना है। यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू रीपे दिस अमाउंट टू योर फ्रेंड। ये जो $5 है ये आपके लिए क्या है? आपका कर्ज है। इस कर्ज को हम अकाउंटिंग में कहते हैं लाइबिलिटी और सिंपली डेट। You have liability or debt of $5. Your friend is your creditor. और जिसको हमने ये पेमेंट करनी होती है उसको हम कहते हैं क्रेडिटर। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ आर अमाउंट्स ओड बाय द बिजनेस टू आउटसाइड पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल लोन एंड लोन इंटरेस्ट, अकाउंट्स पेबल, क्रेडिटर्स, रेंट पेबल एक्सेट्रा। याद रखें, लाइबिलिटी वो अमाउंट है विच यू ओ टू सम आउटसाइड पार्टी। लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस ऑन द बिजनेस टू रीपे एट अ फ्यूचर डेट। हमारे बिजनेस पे जितना भी कर्ज होगा, जो भी जितना भी अमाउंट वो ओ करता होगा, ओ करने का मतलब है कर्जदार है हमारा बिजनेस। हमारे बिजनेस ने किसी को कुछ पैसे वापस पे करने हैं। इन तमाम को हम कहते हैं क्या? ये बिजनेस की लाइबिलिटीज़ हैं। ऑब्लिगेशंस मस्ट पेमेंट हैं क्योंकि हमने ये कर्ज वापस करना है। इसकी एग्जांपल है, बिजनेस किसी से लोन ले लेता है, बैंक से लोन लेता है, किसी और बिजनेस से लोन लेता है, किसी फ्रेंड से लोन लेता है। तो जितना हमने लोन लिया, जितना कर्जा लिया, वो लोन अमाउंट हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। इस लोन पे जितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, नॉर्मली आपको पता होगा जब किसी से लोन लेते हैं उस लोन पे जो लेंडर होता है वो बाद में कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जो इंटरेस्ट की पेमेंट है ये भी बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। फिर इसके बाद अकाउंट्स पेबल। अभी पिछली स्लाइड में एसेट्स में हमने देखा था अकाउंट्स रिसीवेबल, अमाउंट जो हमें फ्यूचर में रिसीव होना है। तो अकाउंट्स पेबल क्या होगा? वो अमाउंट जो हमने फ्यूचर में पे करना है। तो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से ऐसी सिचुएशन राइज हो रही हो कि हमने किसी को पेमेंट करनी है बाद में, तो हम इसको कहते हैं अकाउंट्स पेबल। फॉर एग्जांपल, मैंने एक सप्लायर से स्टेशनरी ख़रीदी और मैं एट द टाइम ऑफ परचेज उस स्टेशनरी के पैसे पे नहीं करती हूँ। मैं वहाँ पे बात करके, दुकान पे बात करके आती हूँ कि स्टेशनरी की जो पेमेंट है, लेट्स सपोज 5000 मैंने पे करने हैं, ये पेमेंट मैं आपको 1 मंथ के बाद करूँगी। अब 1 मंथ के लिए मैं कर्जदार हो रही हूँ उस सप्लायर की क्योंकि मैंने पैसे नहीं पे किए हैं। तो मैंने ये जो 5000 नहीं पे किया, जो मैं 1 मंथ के बाद पे करूँगी, ये मेरे बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। और इस लाइबिलिटी के लिए हम अकाउंट नेम इस्तेमाल करते हैं, अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल को हम क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं। तो अकाउंट्स पेबल एंड क्रेडिटर्स मीन द सेम थिंग। इसके अलावा बिजनेस की लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, बिजनेस ने कोई चीज़ या कोई जगह रेंट पे ली हुई है और पीरियड गुजरने के बाद नॉर्मली रेंट पे किया जाता है। 1 महीना ख़त्म होता है तो हम रेंट पे करते हैं। तो अगर 1 महीना गुजर गया और बिज़नेस ने रेंट नहीं पे किया तो बिज़नेस पे लाइबिलिटी आ रही है जिसको हम कहेंगे रेंट पेबल। बिज़नेस ने सैलरीज अपने एम्प्लॉयज़ को पे करनी है। सैलरी कैसे पे की जाती है? नॉर्मली होता है कि पूरा मंथ एम्प्लॉय से आप सर्विसेज लेते हो और उस मंथ की सैलरी मंथ के एंड पे पे कर देते हो। मंथ ख़त्म हो गया, हमारा बिजनेस अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे नहीं करता, तो अब बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी आ रही है कि ये सैलरी पे करनी है। तो हम इसके लिए अकाउंट नेम इस्तेमाल करेंगे सैलरीज पेबल। इन सिंपल टर्म्स, जहाँ पे भी ये पेबल का लफ्ज़ आ जाए, समझ जाएं कि ये वो अमाउंट। लाइबिलिटीज़ में एक और बिजनेस ट्रांजैक्शन भी इन्वॉल्व होती है, इंक्लूड होती है। ये वो ट्रांजैक्शन है, वो पेमेंट है जो बिजनेस ने कस्टमर से एडवांस में ले लियो for some kind of goods or services which have to be delivered at a later date. For example, हमारा बिजनेस है, हमने कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट डिलीवर करना था, कस्टमर ने हमसे ख़रीदना था, हमने पैसे कस्टमर से रिसीव कर लिए। अभी लेट्स सपोज 1000 रुपीज़ हमने रिसीव कर लिए
और हमने कस्टमर से एग्रीमेंट किया है कि हम आपको गुड्स, ये 1000 रुपये की जो चीज़ें हैं वो 2 हफ्ते के बाद डिलीवर करेंगे। अब जो 2 हफ्ते का ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में हमारे बिजनेस पे लायबिलिटी आ रही है कि हमने क्योंकि हम पैसे रिसीव कर चुके हैं, हम कस्टमर से पेमेंट ले चुके हैं, तो हमने इस कस्टमर को हर हाल में गुड्स डिलीवर करने हैं। वी आर अंडर दिस ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे ये जो 1000 रुपये का अमाउंट था जो एडवांस में हमने रिसीव किया, ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब ये जितनी भी लायबिलिटीज़, डिफरेंट टाइप की लायबिलिटीज़ बिजनेस पे बन सकती हैं, जस्ट लाइक एसेट्स, इनको भी 2 कैटेगरीज में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, करंट लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। जस्ट लाइक करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज़ का भी ड्यूरेशन 1 साल से कम होगा और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और फिक्स्ड लायबिलिटीज़ का ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा होगा। तो करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ हैं विच हैज़ टू बी पेड ऑफ विद इन अ ईयर। ऐसी लायबिलिटी जिसको हमने वापस पे करना हो 1 साल से के अंदर अंदर, ऐसी लायबिलिटी को हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने 1 मंथ का रेंट पे करना है, ये मेरे लिए करंट लायबिलिटी है। मैंने 3 महीने की सैलरीज अपने एम्प्लॉय को पे करनी है, ये एक करंट लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं विच हैज़ टू बी पेड ऑफ इन अ पीरियड लॉन्गर देन अ ईयर। ऐसी लायबिलिटी जिसको पे हमने वापस करना है 1 साल से ज़्यादा अरसे में, इसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बैंक से लोन लिया और एग्रीमेंट में लिखा ये 5 साल के बाद में वापस करूँगी, तो ये जो 5 साल का लोन है ये हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगा। फिर एक और हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी देखते हैं, ओनर्स इक्विटी और कैपिटल। ओनर्स इक्विटी और कैपिटल इज अ टर्म used or the amount which belongs to the owner or simply it is the claim of the owner over the business। एक बिजनेस का कोई ना कोई ओनर होगा, तो जो ओनर जितना अमाउंट बिजनेस में क्लेम कर सकता है, जितने अमाउंट का एक ओनर मालिक होता है, उसको हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं या कैपिटल का टर्म इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे कि जी बिज़नेस तो पूरा का पूरा ओनर का है, बिल्कुल सही बात है, बिज़नेस पूरा का पूरा ओनर का होता है, लेकिन ओनर उस पूरे बिज़नेस पे क्लेम नहीं कर सकता, दावा नहीं कर सकता। इनिशियली ओनर सिर्फ उतने पे दावा कर सकता है, उतने का क्लेम कर सकता है जितना उसने इन्वेस्टमेंट की हो बिज़नेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंडिविजुअल है, वो बिज़नेस शुरू करता है और वो स्टार्ट करने के लिए 10,000 रुपये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ये जो 10,000 का अमाउंट है ये कहलाएगा इस ओनर का कैपिटल और ओनर की इक्विटी। ये जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, इस 10,000 पे किसका क्लेम है, उस ओनर का क्लेम है। ये ओनर की इक्विटी है, ओनर का कैपिटल है। बट लेट्स सपोज कि ओनर ने जो 10,000 इन्वेस्ट किए, साथ में उस ओनर ने 5,000 रुपये कर्ज ले लिए हैं। तो जितना अमाउंट उसने कर्ज लिया है, अब वो ओनर का कैपिटल नहीं है, वो 5,000 किसी और के थे जो इस ओनर ने बिजनेस में लगाए हुए हैं। यहाँ आपको एग्जाम्पल से ये बात समझाई जाएगी। से सेली पुट्स $10,000 इनटू द बिजनेस, the total value of the business is $10,000, ओनर्स इक्विटी कितनी है, 10,000 है, क्योंकि ओनर सेली ने बिजनेस में इतने कैश इन्वेस्ट किया है, तो उस सेली का क्लेम बिजनेस पे कितना है, 10,000 का है। लेट्स अज्यूम नाउ सेली टुक लोन ऑफ 5,000 फ्रॉम बैंक। अब सेली ने, ओनर ने 5,000 का लोन ले लिया बैंक से। अब टोटल वैल्यू बिजनेस की कितनी हो गई है, 10,000 सेली की इन्वेस्टमेंट थी, 5,000 उसने बैंक से लोन लिया, तो टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज नाउ 15,000, बट सेलीज कैपिटल और ओनर्स इक्विटी इज स्टिल 10,000 as 5,000 is the loaned amount which is not सेलीज क्लेम। अब 15,000 का बिजनेस है, बट आउट ऑफ दिस टोटल 15,000 वर्थ ऑफ अ बिजनेस, सेली का कैपिटल कितना है, 10,000 है,
क्योंकि 5,000 वो लोन्ड अमाउंट है जो कि सैली का क्लेम नहीं है। सैली ने ये 5,000 बैंक को वापस करने हैं। तो सिंपली स्टेटेड ओनर्स इक्विटी और कैपिटल क्या होता है? ओनर्स क्लेम ओवर द बिजनेस। याद रखें, ओनर का क्लेम और ओनर्स की इक्विटी और ओनर का कैपिटल इंक्रीज करता है विद प्रॉफिट्स विच आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एंड इट डिक्रीजेज विद लॉसेस इन द बिजनेस। अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो बिजनेस का प्रॉफिट किसका होता है? ज़ाहिर बात है, प्रॉफिट्स ओनर्स के होते हैं। लेकिन अगर बिजनेस का ओनर प्रॉफिट नहीं वापस निकालता, बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देता है, तो इस री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट की वजह से ओनर्स इक्विटी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर बिजनेस का कोई लॉस होता है तो वो लॉस किसने कवर करना होता है? ओनर ने कवर करना होता है। अगर ओनर एक्सटर्नली अरेंज नहीं करता पैसे टू कवर द लॉसेस, अपने कैपिटल को ही यूटिलाइज करता है, तो उसकी वजह से कैपिटल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। Another accounting terminology is drawings which are part of the owner's equity. Drawings बास्ट टाइम ऐसा होता है कि ओनर जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे बिजनेस में से विड्रॉ करता है, निकाल लेता है। इसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। द अमाउंट ऑफ मनी और रिसोर्सेज टेकन आउट ऑफ द बिजनेस बाय इट्स ओनर फॉर पर्सनल यूज़। ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई पैसे या कोई भी और एसेट रिसोर्स बिजनेस से निकाल ली हो, तो उसका बेसिकली क्लेम बिजनेस पे क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। और इस डिक्रीज इन क्लेम, इस डिक्रीज इन ओनर्स इक्विटी और डिक्रीज इन कैपिटल को हम अकाउंट नेम देते हैं ड्राइंग्स का। फॉर एग्जाम्पल, ओनर टुक $2,000 फ्रॉम द कैश रजिस्टर टू पे फॉर परचेजिंग अ कार फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स ऑफ द ओनर इन दिस केस विल बी 2,000। ये जो ओनर, अब क्योंकि इस ओनर ने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए बिजनेस से कैश निकाला है, तो उस ओनर का क्लेम बिजनेस पे क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। अभी पिछली एग्जांपल में हमने सैली की एग्जांपल ली थी, उसने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, सॉरी $10,000 इन्वेस्ट किए थे। आउट ऑफ दैट $10,000 उसने 2,000 निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, उसकी ड्राइंग्स हो गई, पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए। अब भी क्या सैली का क्लेम $10,000 होना चाहिए? नहीं, अब सैली का क्लेम हो जाएगा $8,000 क्योंकि 2,000 उसने अपनी पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर दिए हैं। यहाँ पे हम अकाउंट नेम यूज़ करते हैं ड्राइंग्स का। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज कुछ क्लियर होंगी। आगे एक और हम अकाउंटिंग में टर्म यूज़ करते हैं, एक और अकाउंट है रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू इज सिंपली द इनकम अर्नड फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। Such income is called trading revenue, sales or simply revenue. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो अपना नॉर्मल उसकी बेसिक एक्टिविटी है ऑफ सेलिंग सम गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इस नॉर्मल एक्टिविटी से जो भी इनकम जनरेट करती है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। ट्रेडिंग रेवेन्यू भी टर्म इस्तेमाल हो सकता है, सिंपली सेल्स भी इस्तेमाल हो सकता है टर्म फॉर रिकॉर्डिंग रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है, उसका काम है बेसिक टू सेल पेंसिल्स, तो इन पेंसिल्स को सेल करके बिजनेस जितनी भी इनकम जनरेट करता है, उस बिजनेस के लिए वो इनकम क्या है? रेवेन्यू है। इनकम अर्नड नॉट फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस सच एज इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट इज टर्म्ड एज अदर रेवेन्यू। बास्ट टाइम बिजनेस अपनी नॉर्मल कोर्स और अपने नॉर्मल एक्टिविटी से हट के भी बास्ट टाइम रेवेन्यूज कमा सकता है। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस है, उसने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, उस फिक्स डिपॉजिट पे उसको हर साल कुछ, बिजनेस ने कुछ अमाउंट अपने फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ है जिस पे उस बिजनेस को हर साल इंटरेस्ट जनरेट होता है। अब ये जो इंटरेस्ट अर्न किया है बिजनेस ने, बिजनेस के लिए ये भी एक इनकम है, लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से नहीं है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी की वजह से नहीं है, सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज की वजह से नहीं है, तो हम इसको नाम देते हैं अदर रेवेन्यू का।
एक और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पे बात करते हैं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस सिंपली मीन्स खर्चे। इट रेफर्स टू द कॉस्ट दैट इज स्पेंट in order to earn or produce the revenue. Expenses refers to the cost that is spent in order to earn or produce the revenue. Expense हर वो खर्चा है जो बिजनेस ने किया हो ताकि उसको कुछ बेनिफिट मिल जाए इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। याद रखें, एक्सपेंसेस वो कॉस्ट होते हैं, वो खर्चे होते हैं विच विल नॉट बेनिफिट द फ्यूचर। ऐसी पेमेंट, ऐसा खर्चा, ऐसी कॉस्ट जिससे बिजनेस को फ्यूचर में कोई बेनिफिट ना मिले, वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक बिजनेस ने मशीनरी को परचेज किया, पैसे पे किए, उस मशीनरी की प्राइस पे की, पेमेंट थी, कॉस्ट इन्वॉल्व हुई, बिजनेस के पास से कैश गया, लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पेमेंट से, इस कॉस्ट से बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। बिजनेस के पास मशीनरी आ गई है, जब तक मशीनरी बिजनेस में इस्तेमाल होगी बिजनेस को फ़ायदा मिलता रहेगा। सो पेमेंट ऑफ दिस टाइप इज़ नॉट एन एक्सपेंस। लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस यूटिलिटी बिल पे करता है। यूटिलिटी बिल मीन्स पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन बिल्स, गैस बिल्स एक्सेट्रा। इन यूटिलिटीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम इनका बिल पे करते हैं। तो लेट्स सपोज बिजनेस ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। बिल पे की पेमेंट कैसे की होगी? पूरा महीना बिल इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी को यूज़ किया, महीना ख़त्म होगा, बिल आपके पास आ जाएगा और आपको टाइम दिया जाएगा इतने में आपने ये बिल पे करना है। जब बिजनेस अब ये बिल की पेमेंट करेगा तो इस बिल की पेमेंट से बिजनेस को फ्यूचर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिजनेस ने फ़ायदा उठा लिया था, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर ली थी, फिर उसकी पेमेंट की है। अब पेमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी बिल इज एन एक्सपेंस, क्योंकि इस पेमेंट का फ्यूचर में बेनिफिट नहीं होगा। सिमिलरली कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ पेइंग सैलरीज। सैलरी नॉर्मली कैसे पे की जाती है? पूरा मंथ एम्प्लॉय से सर्विसेज लेते हैं, फिर महीने के आखिर में उसको सैलरी पे करते हैं। अब ये जो सैलरी पे की गई है वो पिछले किसी काम की थी, पिछले मंथ की एक्टिविटीज़ की थी, पिछले मंथ की सर्विसेज की थी। इस सैलरी की पेमेंट से बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलेगा। फ्यूचर की सर्विसेज के लिए बिजनेस बाद में दोबारा पेमेंट करेगा सैलरी की, तो सैलरी की पेमेंट इज़ एन एक्सपेंस। तो सिंपली आप याद रखें कि एक्सपेंस हम उस कॉस्ट को कहते हैं जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट ना मिलना हो। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी गई हैं एक्सपेंसेस की। बिजनेस विल incur यूटिलिटी एक्सपेंसेस, रेंटल एंड सैलरी एक्सपेंसेस। यहाँ पे हम ख़त्म कर दी, हमने बात कंप्लीट की उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की जो कि यूज़ होती हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इन द एंड हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं दो बेसिक अकाउंटिंग की इक्वेशंस। हमने जितना भी अभी कुछ टर्म्स को देखा, उन 5 बेसिक टर्म्स की बेसिस पे दो इक्वेशंस बनाई गई हैं, दो बेसिक इक्वेशंस बनाई गई हैं जो कि अकाउंटिंग का बेसिस हैं। अकाउंटिंग इन दो इक्वेशंस पे बेस करती है। पहली इक्वेशन है प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। पहली इक्वेशन है प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इस इक्वेशन को समझाती हूँ विद एन एग्जाम्पल। लेट्स सपोज अ बिजनेस अर्न्स $1,000 after selling some goods to customer and it has spent $800 on this sales. एक बिजनेस ने सेलिंग से अर्न किया $1,000। ये जो $1,000 अर्न किए हैं ये बिजनेस के लिए क्या है? रेवेन्यू है, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने के बाद बिजनेस इनकम कमा रहा है। और आगे लिखा हुआ था कि इस सेल्स पे बिजनेस ने स्पेंड कितने किए, खर्चा कितना किया, कितने पैसे खर्च किए? $800 खर्च किए थे। अब ये $800 वो पैसे हैं जिसका फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस 800 के गुड्स कस्टमर को सेल कर चुका है। कितने के कर चुका है सेल? 1000 के सेल कर चुका है। तो जो 800 है दिस इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। सो फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन, दिस बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है कितना? $200 का।
1000 रेवेन्यू माइनस 800 एक्सपेंस इक्वल्स टू 200। तो जब भी हम बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस की बात करेंगे, हम बात करेंगे कि बिजनेस ने कितना पैसे, कितनी इनकम जनरेट की है, बिजनेस ने कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है। हमको दो तरह की इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। एक बिजनेस के रेवेन्यूज़ का पता होना चाहिए, दूसरे बिजनेस के एक्सपेंसेस का पता होना चाहिए। अगर हमें बिजनेस के रेवेन्यूज़ और बिजनेस के एक्सपेंसेस का पता हो तो हम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस से फाइंड आउट कर सकते हैं कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। The same example is continued in a different way. Consider the business earns $1,000 after selling some goods to customer and it has spent $1,400 on this sale. अगर बिजनेस ने सेलिंग की $1,000 की, मतलब रेवेन्यू था $1,000 का, एक्सपेंस खर्चा किया था $1,400 का, अब बिजनेस को क्या होगा इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में बिजनेस को हो जाएगा 400 का लॉस। 1000 is the revenue, 1400 is the expense. So 1000 minus 1400 equals to minus 400. This minus sign here shows loss on this transaction. क्योंकि बिजनेस ने ज़्यादा खर्चा करके कम इनकम जनरेट की है। 1400 का खर्चा किया, 1000 अर्न किया, तो 400 is the loss of the business. Is it clear? Now, the other equation of accounting is assets is equals to liabilities plus owner's equity. हमने assets को define किया था, हमने liabilities को देखा था, owner's equity को देखा था। asset वो तमाम items जो business own करता है और business में इस्तेमाल होते हैं। liabilities business पे जितना भी कर्जा होता है liabilities कहलाता है। और owner's equity business का ओनर कितना क्लेम रखता है बिजनेस पे, उसको हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं। तो याद रखें, बिजनेस के एसेट्स हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं किसके? लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। इसको एग्जांपल से देखते हैं। मिस्टर अली स्टार्टेड हिज बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 10,000 विच इज द ओनर्स इक्विटी। ही टुक लोन ऑफ $20,000 फ्रॉम बैंक। जो 20,000 लोन लिया है ये लाइबिलिटी है बिजनेस की। Now, the total cash of the business is $30,000 और ये कैश क्या है? बिजनेस का एसेट है। 30,000 का एसेट है which is equals to 10,000 plus 20,000. 10,000 owner's equity plus 20,000 liability. Hence, we can conclude that assets of a business is equals to liabilities plus owner's equity. और दूसरे टर्म्स में भी अगर आप दूसरी तरफ देखें तो याद रखें, बिजनेस ने का ओनर जितना भी पैसा बिजनेस में लगा रहा होता है या जितना भी कर्ज ले रहा होता है, वो क्यों ले रहा होगा? बिजनेस जितना भी ओनर जितना भी पैसा लगाता है बिजनेस में, वो बिजनेस के किसी ना किसी एसेट को जनरेट करने के लिए लगा रहा होता है ना। तो इस हिसाब से एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। हियर वी एंड आवर फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने अकाउंटिंग के कुछ बेसिक्स को समझने की कोशिश की है। इन नेक्स्ट क्लास हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे और अकाउंटिंग प्रोसेस को इन डिटेल देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।